ई पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश सिंह, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। इस समय हम लोग हिंदी आलोचना में बाणभट्ट की आत्मकथा विषय पर बात करेंगे। इस बातचीत के द्वारा मैं यह स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के स्वरूप से परिचित हो सकें, बाणभट्ट की आत्मकथा की विशेषताओं को जान सकें, बाणभट्ट की आत्मकथा के शिल्प से परिचित हो सके, बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में विभिन्न आलोचकों के मत से परिचित हो सके। बाणभट्ट की आत्मकथा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। उपन्यास आजादी से ठीक 1 साल पहले प्रकाशित हुआ था और अपने प्रकाशन वर्ष के साथ साथ ही प्रकाशन वर्ष के समय से ही इसने आलोचकों और समीक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसके ढांचे को लेकर, इसके कथ्य को लेकर, इसके शिल्प को लेकर अनेक आलोचकों ने अनेक तरह की बातें की हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचक तो थे ही, उपन्यासकार और निबंधकार भी बड़े थे। हालांकि उनके आलोचक व्यक्तित्व के सामने उनका निबंधकार और कथाकार व्यक्तित्व थोड़ा दब जाता है, लेकिन बाणभट्ट की आत्मकथा उनका एक ऐसा उपन्यास है जो उनके इस दबे हुए व्यक्तित्व को उभार कर हमारे सामने ले आता है और एक महत्वपूर्ण कथाकार के पद पर प्रतिष्ठित करता है। द्विवेदी जी के 4 उपन्यास हैं। पहला ही उपन्यास है उनका बाणभट्ट की आत्मकथा, दूसरा उपन्यास है चारुचंद्र लेख, तीसरा उपन्यास है पुनर्नवा और चौथा उपन्यास है अनामदास का पोथा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन चारों उपन्यासों में उनकी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि का पूरा श्रेय बाणभट्ट की आत्मकथा को जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी के अक्षय कीर्ति का आधार बाणभट्ट की आत्मकथा है और इसकी गणना हिंदी के श्रेष्ठ 5 उपन्यासों में होती है। वरिष्ठ आलोचक नामवर सिंह ने हिंदी के 5 कालजयी उपन्यासों में इस उपन्यास को चौथे नंबर पर रखा है। बात केवल नामवर जी तक ही सीमित नहीं है। नलिन बिलोचन शर्मा ने इस उपन्यास के बारे में कहा कि अगर मुझे हिंदी के 2-3 उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम लेने को कहा जाए तो बाणभट्ट की आत्मकथा उनमें से एक जरूर होगी। इसी तरह से उस युग के प्रसिद्ध आलोचक शिवदान सिंह चौहान ने भी बाणभट्ट की आत्मकथा को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास कहा है। शिवदान जी का वाक्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा को हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। उस समय के 3 आलोचकों का नाम लिया जिन लोगों ने बाणभट्ट की आत्मकथा के सद्य प्रकाशन के बाद ये बातें कही थी। ये कहा जाता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा या माना गया कि बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक उपन्यास है और ऐतिहासिक उपन्यासों की भी कई कोटियां होती हैं। एक ऐतिहासिक उपन्यास हुआ है जो तथ्यपरक होता है, दूसरा ऐतिहासिक उपन्यास हुआ है जिसमें इतिहास और कल्पना का संतुलित प्रयोग होता है, तीसरी तरह का ऐतिहासिक उपन्यास वह है जो इतिहास की पृष्ठभूमि पर रचित रोमांस होते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचा गया एक रोमांस है जिसके कुछ पात्र हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, बाणभट्ट ये तो इतिहास सम्मत हैं, लेकिन इनके माध्यम से जिन अन्य पात्रों की सर्जना द्विवेदी जी ने की है वे इतिहास सम्मत नहीं है या उनमें इतिहास ढूंढना भी निराधार होगा। दूसरी चीज, हिंदी उपन्यासों पर जहां से आलोचना की शुरुआत हुई तो ये कहा गया कि हिंदी में अंग्रेजी ढंग के नावल और हिंदी में अंग्रेजी ढंग के नावल के रूप में पहले नावल का नाम परीक्षा गुरु,
ये लिया गया। आलोचकों ने यह भी देखा कि क्या बाणभट्ट की आत्मकथा भी अंग्रेजी ढंग का नावल है, और उनकी स्पष्ट राय है कि नहीं, यह अंग्रेजी ढंग का नावल नहीं है, बल्कि यह भारतीय ढंग का नावल है। द्विवेदी जी का यह उपन्यास अंग्रेजी के नावल के बजाय संस्कृत की कादंबरी परंपरा में आता है, और यही नहीं, इनके सभी उपन्यास संस्कृत की कादंबरी परंपरा में ही आते हैं। दूसरी चीज कि द्विवेदी जी के उपन्यास इतिहास से पृष्ठभूमि ग्रहण करते हुए भी आधुनिक मन के दस्तावेज हैं। उसमें आधुनिक मानव के उथल पुथल, उसके विचारों की अभिव्यक्ति ज्यादा हुई है। एक और चीज मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूं कि बाणभट्ट की आत्मकथा एक ऐसा उपन्यास है हिंदी आलोचना में जिसकी व्याख्या, मूल्यांकन और अर्थ निरूपण का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। उपन्यास में अभिव्यक्त कुछ ही क्षेत्रों को लेकर के हिंदी के आलोचकों ने अब तक बात की है, और जिन जिन चीजों को लिया, जैसे जैसे लिया, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। द्विवेदी जी ने इस उपन्यास को ऐतिहासिक सिद्ध करने के लिए एक दूर की कौड़ी ले आए। मिस कैथराइन, जो ऑस्ट्रिया की रहने वाली हैं, भारत भ्रमण पर आई हुई हैं, और सोन नदी के दोनों तटों का भ्रमण करते हुए उन्हें एक पांडुलिपि मिली है, जिस संस्कृत पांडुलिपि का उन्होंने हिंदी अनुवाद किया और द्विवेदी जी को पकड़ा दिया कि इसे छपवा दीजिए। द्विवेदी जी कहते हैं कि यह पूरी की पूरी कथा मिस कैथराइन द्वारा प्राप्त हुई है, मैं तो केवल इसमें बाणभट्ट की रचनाओं का फुटनोट देकर उसमें कही गई बातों की प्रामाणिकता को सिद्ध कर रहा हूं। एक और चीज हमें पहले से जान लेना चाहिए कि यह विडंबना थी कि बाण की कोई भी रचना समाप्त नहीं हुई। उसी तरह से द्विवेदी जी की यह आत्मकथा भी समाप्त नहीं हुई है। अंत केवल इसी से होता है कि बाणभट्ट जा रहा है और कह रहा है कि जा रहा, अब क्या मिलना होगा, भविष्य का एक संकेत छोड़ जाता है कि घटनाएं तो पूर्ण हुई, लेकिन उन घटनाओं के माध्यम से लक्ष्य की संप्राप्ति अभी नहीं हुई है, लक्ष्य की संप्राप्ति अभी दूर है। हिंदी आलोचना में बाणभट्ट की आत्मकथा को लेकर के जो बातें हुई हैं, उसके शिल्प को लेकर के, उपन्यास के शिल्प को लेकर के तो खूब बातें हुई हैं। यह ऐतिहासिक उपन्यास है या आत्मकथा है, इस पर भी खूब बातें हुई हैं। यह भी कहा गया कि यह साहित्य में एक अभिनव प्रयोग है, लेकिन बाणभट्ट की आत्मकथा का कथ्य या उसका कथानक हमें किस किस क्षेत्र में चर्चा करने के लिए आमंत्रित करता है, इसके बारे में हम कम विचार कर पाए हैं, कम चर्चा हुई है। हालांकि अंग्रेजी ढंग का नावल नहीं है, भारतीय ढंग का नावल है बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके बारे में नामवर जी ने एक बड़ी सटीक टिप्पणी की है, बकौल नामवर सिंह। अंग्रेजी ढंग के नावल का तिरस्कार वस्तुतः उपनिवेशवाद का तिरस्कार है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यह उपन्यास आजादी के ठीक पहले का उपन्यास है, आजादी के ठीक पहले प्रकाशित हुआ था। दूसरी चीज जिस पर हमें विचार करना चाहिए कि बाणभट्ट की आत्मकथा को हम केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें या उस ऐतिहासिकता को सर्वकालिकता का जामा पहनाएं। द्विवेदी जी के लिए कथा के लिए ऐतिहासिक आधार ग्रहण करना एक रास्ता था। उन्होंने इतिहास को उतना ही लिया है जिससे कि अपनी कथा का ताना बाना बुन सकें,
और इतिहास के तत्वों से उन प्रश्नों को उठाया है जो प्रश्न सार्वकालिक है। दूसरे शब्दों में हमें कहें कि यह उपन्यास ऐतिहासिकता की सीमाओं का अतिक्रमण करने वाला सार्वकालिक उपन्यास है। यह सार्वकालिक रचना का स्थान ग्रहण करता है। इसके, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि इसके कुछ ही पात्र हैं जो ऐतिहासिक हैं, लेकिन बाकी जो पात्र हैं वो अगर ऐतिहासिक नहीं है, काल्पनिक हैं, तो उस कल्पना का भी एक विशेष प्रयोजन है और वे सभी पात्र उसी प्रयोजन की सिद्धि में लगे हुए दिखाई देते हैं। द्विवेदी जी के उपन्यासों की जमीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक है, लेकिन उनकी रचना दृष्टि आधुनिक है। अपने समय की, अपने समाज की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की समस्याओं पर उनकी निगाह टिकी हुई थी और उन्हीं को अभिव्यक्त करने की उन्होंने कोशिश की है। इसके बारे में भी आलोचकों ने अलग अलग ढंग से कुछ लिखा है। उपन्यास ऐतिहासिक न होने पर भी मार्मिक है, इस चीज को शिवदान सिंह चौहान ने लक्ष्य किया था और उन्होंने लिखा कि द्विवेदी जी ने ऐतिहासिकता और औपन्यासिक मार्मिकता दोनों का सफल निर्वाह किया है। इधर अगर हम आए तो बाणभट्ट की आत्मकथा पर गंभीर ढंग से विचार करने वाले आलोचक विजय मोहन सिंह हैं और विजय मोहन सिंह ने भी इस उपन्यास की सार्वकालिकता को रेखांकित किया है। उनका जोर उपन्यास की ऐतिहासिकता पर नहीं, समकालीनता पर है। वे मानते हैं कि इस उपन्यास में समकालीनता और ऐतिहासिकता का अभ्यंतरण और रूपांतरण इस प्रकार हुआ है कि इसे ऐतिहासिक उपन्यास माना जाए यह आवश्यक नहीं है। हम न माने ऐतिहासिक उपन्यास, लेकिन यह तो जरूर स्वीकार करेंगे कि इसमें उतना इतिहास है, इतिहास का उतना पुट है जितना उस समय की प्रस्तुति के लिए कल्पना के निर्माण में सहायक हो सके। बाणभट्ट की आत्मकथा की वस्तु संयोजना और उसके वस्तु संयोजना पर विभिन्न आलोचकों के विचार हैं। नामवर जी ने इस उपन्यास के बारे में विस्तार से विचार किया है दूसरी परंपरा की खोज में, और वे मानते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा एक प्रेम ग्रंथ है। शीर्षक ही देते हैं अपने लेख का, प्रेमा पुमर्थो महान। बाणभट्ट की आत्मकथा प्रेम ग्रंथ है। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह का यह प्रेम ग्रंथ है उसमें प्रेम का स्वरूप कैसा उभर करके आया है, प्रेम की संवेदना क्या है, प्रेम है, भक्ति है, उद्धार का भाव है या और कोई चीज है। प्रेमा भक्ति को लेकर के कई आलोचकों ने चर्चा की, लेकिन प्रेमा भक्त के संबंध में भट्टिनी ने बड़ा स्पष्ट कहा है इस उपन्यास में कि मुझे भागवत धर्म में वह पूर्णता दिखाई देती है, वह प्रेमा भक्ति जिसकी चीजें या जिसके रूप, जिसका आधार प्रेमा भक्ति से मिले, उसी प्रेमा भक्ति के सभी आराधक हैं। प्रेम की अवधारणा पर, बाणभट्ट की आत्मकथा की प्रेम की अवधारणा पर विजय मोहन सिंह ने विस्तार से लिखा है और वे अकेले ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा की प्रेम की अवधारणा की खूब आलोचना की है। उनके अनुसार यह उपन्यास प्रेम की परस्पर विरोधी दिशाओं का समन्वय करने का प्रयास करता है। ध्यान दीजिएगा वाक्य पर कि प्रेम की विरोधी दिशाओं का परस्पर समन्वय, और यह प्रेम की परस्पर विरोधी दिशाओं को अगर आप देखेंगे तो द्विवेदी जी पुरुषों द्वारा प्रेम से वंचित की गई स्त्रियों के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखते हैं। उन्हीं की अभिव्यक्ति उपन्यास में अधिक है, वो चाहे भट्टिनी हो, निपणिका हो, सुचरिता हो, मोहिनी हो, ये सभी स्त्रियां
पुरुषों से प्रेम मांगती हैं, उन्हें प्रेम चाहिए, लेकिन प्रेम नहीं मिलता। उन्हें मिलता है या तो उपदेश, या तो उपासना, या तो कारागार। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि प्रेम के बारे में उपन्यास में जितनी भी व्याख्याएं आई हैं, वे प्रेम की अक्षमता को छिपाने वाली शुद्धतावादी दृष्टिकोण से तैयार की गई व्याख्याएं हैं। दो लोगों के प्रेम विवेचन को मैंने देखा कि नामवर जी ने इसको प्रेमा पुमर्थो महान कहा, विजय मोहन सिंह ने इसमें अभिव्यक्त प्रेम की आलोचना की। अगर इन दोनों दृष्टियों से निष्कर्ष निकाला जाए तो ये दोनों आलोचक बाणभट्ट की आत्मकथा के प्रतिनिधि तो हैं ही, प्रतिनिधि आलोचक तो हैं ही, साथ ही साथ दोनों लोगों ने यह स्वीकार किया है कि उपन्यास की केंद्रीय संवेदना या अंतर्वस्तु प्रेम है। इतना ही नहीं, वे प्रकारांतर से इसी प्रेम को ही उपन्यास के कथानक के विकास का साधन मानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि उपन्यास की प्रेम संवेदना को महत्व देना न तो अनुचित है और न ही निराधार। इसी प्रेम संवेदना को लेकर यह भी कहा गया कि उपन्यास में तमाम जगहों पर बात को पूर्ण करने के लिए कथ्य को अधूरा छोड़ दिया जाता है। यह अधूरा छोड़ना भी पिछले अनुभवों के आधार पर उसे पूर्ण कर लेने का एक अवसर प्रदान करता है। बाणभट्ट जानता है कि वह निमित्त है, लेकिन किन किन चीजों का निमित्त है, एक उदाहरण से देखिए। विजय मोहन सिंह ने लिखा है कि बाणभट्ट कहता है कि वह नहीं जानता कि वह किस चीज का निमित्त बनाया जा रहा है, लेकिन इस वक्तव्य के पीछे उसे अच्छी तरह पता है कि निमित्त वह नहीं, वे स्त्रियां हैं जिन्हें वह राजनैतिक शतरंज के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है। स्त्रियां तो टूट करके प्रेम करती हैं और बाणभट्ट उनको राजनैतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और राजनीतिक मोहरा क्या है? देश की रक्षा बाहरी आक्रमणों से, देश की स्वतंत्रता, देश को सुरक्षित बनाए रखना और इस देश की सुरक्षा का आयोजन भट्टिनी के उद्धार से ही हो सकता है। और भट्टिनी राजकुल में बंधनी है, तो भट्टिनी के प्रति हम देख चुके हैं कि बाणभट्ट भी समर्पित है, लेकिन बाणभट्ट के उस समर्पण का कारण राजनैतिक है। भट्टिनी के प्रति वह इसलिए समर्पित है क्योंकि उसके माध्यम से वह देश का राजनीतिक उद्धार करना चाहता है। एक तरह से उसका यह लक्ष्य राजनीतिक लक्ष्य है, प्रेम का लक्ष्य नहीं है। इसे भी आलोचकों ने बार बार इस तथ्य को आलोचकों ने बार बार रेखांकित किया है। हिंदी आलोचना में बाणभट्ट की आत्मकथा को राजनीतिक उपन्यास के रूप में पढ़ने की परंपरा नहीं रही है। इसे राजनीतिक उपन्यास के रूप में यहां तक तो देखा गया कि यह देश की स्वतंत्रता को लेकर के, संघर्ष को लेकर के, आजादी को लेकर के उपन्यास बात करता है, लेकिन द्विवेदी जी ने हर्षवर्धन कालीन भारतवर्ष की जिस स्थिति को चुना, जिस चंचल और कुटिल राजनीति को अपनी सारी विशेषताओं के साथ अभिव्यक्त किया, उन सब में अगर हम पहचान करें तो देश की स्वतंत्रता, देश का उद्धार, देश की सुरक्षा, यह तो एक भाव है, लेकिन उसके साथ ही साथ अनेक दूसरे भाव भी जुड़े हुए हैं। और उन अनेक दूसरे भावों के साथ बाणभट्ट की आत्मकथा पर विचार करना हिंदी आलोचना के लिए शेष है। अभी उस पर विचार नहीं हुआ है। हम ये तो देख लिए कि उपन्यास की पूरी कथा
राजनीतिक घटनाक्रमों से गुथी हुई है। बाणभट्ट की आत्मकथा की शुरुआत हमें भले ही अराजनीतिक लगती हो, विभिन्न धर्मांतरों की बात सुनाई पड़ती हो प्रारंभ में, लेकिन क्रमशः जैसे जैसे थोड़ा सा ही उपन्यास आगे बढ़ता है कि उसका राजनीतिक उद्देश्य खुल करके हमारे सामने आ जाता है। कवि बाण प्रारंभ में तो एक अराजनीतिक व्यक्ति था, बंड था, बाण था, जो जगह जगह टाला करता था, निरुद्देश्य। लोक ने जिसका नाम बंड दे दिया था और उसी बंड को परिमार्जित करके उसने बाण बना लिया था। वह बंड व्यक्ति, वह बाण जो अराजनीतिक कारणों से इधर उधर टहलते हुए राजनीतिक कारणों का निमित्त बन जाता है, यह उपन्यासकार की ही परिकल्पना है। उपन्यासकार उसे राजनीति में ले जाता है और राजनीति भी उस समय की, हर्षवर्धन काल की, छोटे राजकुल की बात हो, मौखरियों की बात हो, वह उस छोटे राजकुल से भट्टिनी का उद्धार करना चाहता है और भट्टिनी का उद्धार कुछ राजनीतिक आशय लिए हुए है, कुछ राजनीतिक अर्थ लिए हुए है। उपन्यासकार को राजनीति की गहरी समझ है। भट्ट के लिए कुमार कृष्णवर्धन का यह कथन राजनीति के स्वभाव पर एक सार्थक टिप्पणी है। राजनीति भुजंग से भी अधिक कुटिल है, असिधारा से भी अधिक दुर्गम है, विद्युत शिखा से भी अधिक चंचल है। तलवार की धार पे धावनो है। इस तलवार की धार पर दौड़ करके किस तरह से बाणभट्ट राजनैतिक उद्देश्य की संप्राप्ति करता है, किस तरह से देश की सुरक्षा के लिए निमित्त बनता है, किस तरह से भट्टिनी को बचाता है, इन सब पर तो हिंदी आलोचना में खूब चर्चा हुई है। लेकिन हिंदी आलोचना में अभी तक बाणभट्ट की आत्मकथा में नारी का स्वरूप, बाणभट्ट की आत्मकथा में पात्रों का वैविध्य, बाणभट्ट की आत्मकथा में देश उद्धार की भावना, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कि अभी बाणभट्ट की आत्मकथा में विचार होना, बाणभट्ट की आत्मकथा की आलोचना में विचार होना आवश्यक है अपनी बात समाप्त करने के लिए। और राजनीति से द्विवेदी जी का कितना लगाव था, इसे स्पष्ट करने के लिए अब्दुल बिस्मिल्लाह और द्विवेदी जी से हुई बातचीत का एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। इसका पता हमें अब्दुल बिस्मिल्लाह के एक संस्मरण से चलता है। अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा है कि एक बार जब द्विवेदी जी से कविता पर चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि वैसे भी इन दिनों कविता की बात नहीं की जा सकती। 4 जून को लखनऊ में दंगल हो रहा है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम कविता पर बात करेंगे। ये माना जा सकता है कि आत्मकथा राजनीतिक रूप से अखंड नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से एकदम अलग थलग है, यह भी नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक रूप से अखंड न होते हुए भी बाणभट्ट की आत्मकथा में जिस समाज का चित्रण किया गया है वह राजनीति से पूर्णतः सचेत समाज है। बाणभट्ट की आत्मकथा में द्विवेदी जी ने एकता और अखंडता की इसी कमी की पूर्ति के लिए साधना की है। यही एक ऐसा कारण है जिसके कारण इस उपन्यास को आलोचकों ने राजनीतिक ढंग से भी पढ़ने का आग्रह किया है। राजनीतिक ढंग से पढ़ा भी गया है, लेकिन राजनीतिक ढंग से पढ़ने के पीछे कौन कौन से पक्ष छूट गए हैं, हमें अभी उन पक्षों पर भी विचार करना है और उन पक्षों पर विचार कर, सोच समझकर हम बाणभट्ट की आत्मकथा की आलोचना को एक मुकम्मल आकार दे पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।